हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 12 हिंदी का हमारा चैप्टर पढ़ेंगे अंतरा किताब का। जैसा कि चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि चैप्टर है हमारा गांधी, नेहरू और यासेर अराफात के बारे में। इस चैप्टर को लिखा है भीष्म साहनी ने। पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन कंप्लीट करेंगे बिल्कुल आसान शब्दों में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर का नाम दे रखा है गांधी, नेहरू और यासेर अराफात। अंतरा किताब का ये चैप्टर है, लेखक है इसके भीष्म साहनी। ठीक है, भीष्म साहनी ने इसको लिखा है। अब इस वाले चैप्टर में होता क्या है, इसमें कुछ नहीं है। जब भीष्म साहनी जी गांधी जी से मिलते हैं उसके बारे में है, जब नेहरू जी से मिलते हैं उसके बारे में बताया है, जब यासेर अराफात के बारे में बताया है कि उनसे मुलाकात कैसे हुई, ये लोग कैसे थे। ठीक है, इनकी लाइफ को इन्होंने बताया है कि एक आम आदमी की तरह ये लोग जीते थे। इनके अंदर ईगो नहीं थी, यानी कि अहंकार नहीं था, और ये लोग कैसे कैसे एक अनजान लोग से भी बात करते थे, उसको इस चैप्टर में बताया गया है। यह इनका संस्मरणात्मक निबंध है। अब देखो, संस्मरणात्मक निबंध क्या होता है, यानी कि जैसे कि अगर कोई याद के ऊपर लिखा जाता है। जैसे लेट सपोज आप कहीं घूमने गए और वहाँ आपने जो जो एक्सपीरियंस की चीज़ें, जब आप उसको लिखोगे तो वही संस्मरणात्मक निबंध होता है। तो इस चैप्टर में भी ये संस्मरणात्मक निबंध है। ठीक है, लेखक ने अपने जो उनके अनुभव थे उसको बताया बड़ी आसान भाषा में। ठीक है, इसलिए इसको संस्मरणात्मक निबंध कहा जा रहा है। अब आओ चैप्टर के ऊपर, अब समझो इसका परिचय। गांधी, नेहरू और यासिर अराफात हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कहानीकार और उपन्यासकार भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया है। यह एक अत्यंत मार्मिक और गहरा संस्मरणात्मक निबंध है। अब मैंने आपको संस्मरणात्मक का मतलब बता दिया, जो अपने एक्सपीरियंस से लिखा जाता है। ये पहले गए थे गांधी जी से मिलने, नेहरू जी से मिलने, फिर उसको इन्होंने लिख दिया है, तो ये संस्मरणात्मक निबंध है। ये महत्वपूर्ण पार्ट लेखक की जो आत्मकथा, यानी कि ये लोग अपने ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, जिसका नाम है आज के अतीत। ठीक है, इसका नाम है आज के अतीत। तो उसका एक छोटा सा पार्ट है। जैसे कि हमें पता है कि अगर कोई लेखक अपने ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है तो उसके अंदर उसने निबंध लिखा था। ठीक है, कि नेहरू जी से मिला, गांधी जी से मिला, अराफात जी से मिला, तो उसको इसमें बताया गया है। इस पूरे अध्याय में लेखक ने अपने जीवन के ऐतिहासिक और अविस्मरणीय अनुभव को पन्नों पर उतारा है। अब ये इतनी हार्ड लैंग्वेज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल सा मतलब समझ लो कि इसमें वो जब गांधी जी से, नेहरू जी से और अराफात जी से मिले थे तो उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद में जब उन्हें विश्व राजनीति के 3 महान शिखर पुरुष, यहाँ पर इनका नाम दे रखा है किन से मिले थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के मार्गदर्शक यासेर अराफात के बेहद करीब आने का ऐतिहासिक अवसर मिला। लेखक ने इन तीनों वैश्विक नेताओं की कोई बड़ी राजनीतिक भाषणबाजी नहीं बताई है, यानी कि इसमें किसी राजनीतिक के बारे में कोई चर्चा नहीं है कि इन लोगों की क्या मानसिकता थी, ये लोग क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। नहीं, इन्होंने इनके दैनिक जीवन के बहुत ही छोटे घरेलू और ऐसे व्यवहार का अत्यंत सरल और आसान शब्दों में समाज के सामने रखा है। ऐसा वर्णन किया है कि आपको ये लगेगा कि ये लोग कैसे कैसे रहते थे। ठीक है, इनका उद्देश्य ये है कि जिससे लोगों को इनकी असलियत पता लगे। गांधी जी का स्वभाव विश्व परिचित है, हर कोई जानता है। नेहरू जी का स्वभाव हर कोई जानता है। ठीक है, अराफात जी का स्वभाव शायद अभी आपके लिए नया नाम हो, ठीक है, आपने नहीं सुना हो, तो इनके बारे में भी आप जान लोगे आज। यह पार्ट हमें बताता है कि दुनिया को बदलने वाले जो महापुरुष थे ना, ये तीनों, इनका स्वभाव भीतर से कितना कोमल, सीधा और आडंबरहीन था। ठीक है, आडंबरहीन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। आडंबरहीन का मतलब ये हो जाएगा कि ये लोग किसी भी तरीके के चोचलों में विश्वास नहीं रखते थे। जैसे चोचले का मतलब होता है कि ये लोग कपड़े पहनते थे तो बहुत ही सिंपल, बातें करते थे बहुत ही सिंपल, इनके अंदर अहंकार नहीं था, किसी भी तरीके का आडंबर नहीं था। ठीक है, ये बात। अब आओ नेक्स्ट स्लाइड में बता रखा है जो भाई हमारे सोशल मीडिया चैनल के बारे में, कि जिनसे आप जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हो। यूट्यूब चैनल है हमारा अक्षवाट के नाम से, ये इंस्टाग्राम चैनल दे रखा है,
इसके अलावा टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हो। टेलीग्राम में आपको पीडीएफ और नोट्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। और ये व्हाट्सअप नंबर हमारा दे रखा है जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हो। इस पर अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए, कोई भी नोट्स चाहिए, कोई भी पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन पेपर चाहिए, सब फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, बस मैसेज कर देना इस नंबर पे। अब आओ गांधी जी से मुलाकात का जो इन्होंने वर्णन किया है उसको समझते हैं। महात्मा गांधी से जुड़ा जो संस्मरण है, ठीक है, उसमें क्या बात बताई है इन्होंने। महात्मा गांधी से मिले थे सेवाग्राम आश्रम में। ठीक है, महात्मा गांधी के आश्रम का नाम है, ये पता भी होगा आपको। अब इसमें क्या होता है समझो अब स्टोरी को। यह घटना उस समय की है जब लेखक भीष्म साहनी के जो बड़े भाई थे जिनका नाम है बलराज साहनी, आपको पता भी होगा कि ये मशहूर डायरेक्टर थे। बॉलीवुड की जो मूवीज बनती थी ना तो बलराज साहनी बनाते थे। तो उस समय क्या था, बलराज साहनी वर्धा के सेवाग्राम आश्रम में रहकर गांधी जी के पत्र, गांधी जी का एक पत्र था, उस पत्र का नाम था हरिजन। ये याद भी रखना, गांधी जी ने अपना पत्र लॉन्च किया था, उस पत्र का नाम है हरिजन। ठीक है, उसके हिंदी संपादन कार्य में सहयोग दे रहे थे, यानी कि उसका हिंदी में जो संपादन का काम किया जाता है, एडिटिंग का काम, उसमें काम कर रहे थे। तो लेखक जो है हमारे भीष्म साहनी, ये अपने भाई बलराज साहनी से मिलने के लिए वो कुछ दिनों के लिए वहीं आश्रम में चले गए। किसके आश्रम में गए? गांधी जी के आश्रम में गए, जिसका नाम है सेवाग्राम आश्रम। ठीक, अब उसके बाद में वहां उन्होंने गांधी जी के अनुशासन और सादगी को बहुत ही करीब से महसूस किया। उन्होंने देखा यार गांधी जी का अनुशासन को, उनकी सिंप्लिसिटी को, कि कपड़े वो कैसे पहनते थे। आपने फोटोज में भी देखा होगा, गांधी जी बहुत ही अच्छे और शांति के दूत माने जाते हैं। ठीक है, विश्व में लोकप्रिय है शांति के लिए तो वो। अब सुबह की सैर का अद्भुत प्रसंग, सुबह की बात बताते वो कि जब गांधी जी सुबह सुबह जाते हैं, गांधी जी का नियम था कि वो रोज सुबह ठीक समय पर आश्रम के कई लोगों के साथ में, भाई बहनों के साथ में लंबी सैर पर निकलते थे। बूढ़े होने के बावजूद उनके कदम इतने तेज होते थे कि उनके साथ चलने वाले जो नए नए उम्र के बच्चे थे, जो युवा लोग थे, और खुद लेखक भी, उनको दौड़ने जैसी गति से तेज तेज चलना पड़ता था कि गांधी जी का पीछा करने के लिए। ठीक है, यानी कि गांधी जी इतने फास्ट तरीके से चलते थे, ऐसा खाना खाते थे कि उनके अंदर फुर्ती बहुत थी। ठीक है, सहज और विनोदी स्वभाव, गांधी जी के स्वभाव को तो खैर हर कोई जानता ही है। उनका स्वभाव सिंपल था और एक हंसमुख टाइप का था। रास्ते में गांधी जी ने जब भीष्म साहनी जी को देखा, तो वैसे तो गांधी जी पहली बार मिल रहे थे, पर लेकिन उन्होंने एक अजनबी की तरह व्यवहार नहीं किया। उन्होंने बहुत ही अपनत्व के साथ, यानी कि अपनेपन के साथ में लेखक का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत करना शुरू कर दी। उन्होंने इस तरीके से बातचीत करी कि जैसे बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। ये बात देखकर भीष्म साहनी चौंक गए। गांधी जी के चेहरे का तेज, यानी कि उनके चेहरे पर इतनी ब्राइटनेस थी और इतना अच्छा चेहरा था, हंसमुख चेहरा था कि लेखक का सारा डर एक पल में गायब हो गया। जैसा आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको देखकर आपका खुद ही मन करता है कि चलो इनसे बात कर लेते हैं। ठीक है, लेखक चकित रह गए कि दुनिया को हिलाने वाला एक महान इंसान आम लोगों के बीच में कितना सीधा था, कितना सरल था, जिसके अंदर घमंड था ही नहीं, जिसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी गांधी जी ने दुनिया को हिला के रख दिया था। ठीक है, गांधी जी ने जो हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए थे उनको समझा दी थी कि हम लोग सत्याग्रह का पालन करते हैं और अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा प्रसंग है ये। जब लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलते हैं तो कश्मीरी यात्रा के दौरान, तो उसको इसमें बताया गया है। ठीक है, लेखक पहले गांधी जी से मिले सेवाग्राम आश्रम में, ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें आप पढ़ लेना सारी स्लाइड को। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़े हुए प्रसंग को समझो, बड़ी आसानी से इसको भी समझते हैं। अभी जो दूसरा प्रसंग है नेहरू जी वाला, लेखक के छात्र जीवन का है, यानी कि जब लेखक कॉलेज में पढ़ रहे थे, जब वो अपने कॉलेज के मित्रों के साथ में गर्मी की छुट्टी में कश्मीर घूमने गए थे, तब की ये बात है। ठीक है, संयोग से उन्हीं दिनों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कश्मीर के दौरे पर आए हुए थे। हमें पता है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। कश्मीरी जनता के लोकप्रिय नेता शेख अब्दुल्ला थे, ये बात हमें पता है। तो जो कश्मीरी जनता के, कश्मीर के नेता थे ना शेख अब्दुल्ला, उन्होंने क्या किया, नेहरू जी के स्वागत के लिए
ऐतिहासिक झेलम नदी पर, यानी कि एक नदी है जिसका नाम है झेलम नदी, उस पर एक बहुत ही विशाल और भव्य यानी कि बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन करवाई, नाव जुलूस का आयोजन किया गया कि नेहरू जी आ रहे हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि वो प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे, तो जो ये नेता थे हमारे शेख अब्दुल्ला, इन्होंने क्या किया, इनके स्वागत करने के लिए नेहरू जी के स्वागत में झेलम नदी पर बहुत ही विशाल और भव्य नाव जुलूस का आयोजन किया था। ठीक है, अब नाव का जब भव्य जुलूस था और नेहरू जी का आकर्षण था, उसको लेखक बताते हैं पूरी झेलम नदी के दोनों किनारों पर हजारों लाखों लोगों की भीड़ थी। ठीक है, नेहरू जी की एक झलक देखने के लिए लोग घंटों से इंतजार कर रहे थे। भीष्म सहानी और उनके मित्र भी नदी के किनारे एक पुल के पास जगह बनाकर खड़े हुए थे। अब भीष्म सहानी भी सोच रहे थे कि जब सब लोग मिल रहे तो तुम भी मिल लो। जैसे ही नेहरू जी की सजी हुई नाव वहां पहुंची, चारों तरफ फूलों की वर्षा होने लगी, यानी कि सब लोग फूल बरसाने लगे। गगन भेदी नारे गूंज उठे, यानी कि आसमान तक आवाज जा रही थी, तेज तेज जय हिंद के नारे लगाने लगे पब्लिक। ठीक है, आपको पता ही है कि जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद में अगर किसी का सम्मान करते हैं तो हमारे भारत की जनता का दिल बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ठीक है, उनकी आवाज को कोई रोक नहीं सकता। तो नेहरू जी का स्वागत उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से किया। अब एक स्थिति को वो बताते हैं कि नेहरू जी जो है वो बहुत ही फुर्तीले इंसान है। ठीक है, इतनी उम्र में होने के बाद में भी उनके एक इंसिडेंट को बताते हैं कि हार लपकने की उनकी अद्भुत जिंदा दिली। लेखक बताते हैं कि उस समय पुल पर खड़ी बेकाबू भीड़ में से किसी ने फूल बरसाए, किसी ने माला फेंकी। ठीक है, तो ऐसे ही किसी प्रशंसक ने नेहरू जी की तरफ बहुत ऊपर से एक बहुत भारी और बड़ा फूलों का हार फेंक दिया, यानी कि बहुत बड़ा फूलों का हार था। वह हार सीधे नेहरू जी के ऊपर गिरने ही वाला था कि नेहरू जी रुक गए। नेहरू जी ने गजब की फुर्ती से और सजगता से उन्होंने क्या किया, भारी हार को हवा में ही लपक लिया, यानी कि कैच कर लिया एयर में। जैसे क्रिकेटर होते हैं ना, बॉल कैच कर लेते, वैसे नेहरू जी ने कैच कर लिया। ठीक है, फूलों को हार पकड़ते उन्होंने एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरी, यानी कि हंसने लगे अब नेहरू जी कि उन्होंने कैच कर लिया, और उसे वापस बड़े ही चाव से जनता की ओर उछाल दिया। अब ये वाला जो इंसिडेंट है ये दिखाता है कि नेहरू जी इस बात में विश्वास नहीं रखते थे कि बहुत ही अहंकारी है कि हाँ माला मेरे ऊपर ही डालो या फिर माला मुझे ही पहनाओ। जो माला उन्हें मिली वो माला इन्होंने उठा के वापस कर दी जनता को भी। ठीक है, नेहरू जी की इस फुर्ती, युवाओं जैसी ऊर्जा और जनता के प्रति उनके असीम स्नेह ने लेखक के मन पर कभी ना मिटने वाली गहरी छाप छोड़ दी। ठीक है, यानी कि लेखक के मन के ऊपर एक ऐसी छाप छोड़ दी जो कभी नहीं मिट सकती थी। ठीक, अब यहाँ पर नेहरू जी वाले इंसिडेंट को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। साथ साथ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल से भी उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब यासिर अराफात से जुड़ा हुआ जो प्रसंग है, जो ट्यूनीशिया की मुलाकात थी, उसको हम समझेंगे। जो ये लास्ट वाला हमारा प्रसंग है ये सबसे ज्यादा बड़ा है और भावनात्मक रूप से गहरा है। यह उस समय की बात है जब भीष्म सहानी जी एशियाई अफ्रीकी लेखक संघ के एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि थे और मंडल के सदस्य के रूप में ये ट्यूनेशिया की यात्रा पर गए थे। यानी कि लेखक जो है हमारे भीष्म सहानी जी ये बाहर गए थे ट्यूनीशिया में। उन दिनों जिसका PLO ये नाम है, इसका मुख्यालय भी ट्यूनीशिया में ही स्थित था। ठीक है, और वहां के जो सबसे बड़े नेता थे सर्वे सर्वा का मतलब होता है जो सब काम करते हैं। ठीक है, यानी कि जो सबसे मुख्य होते हैं। तो सबसे मुख्य जो नेता थे ना महान स्वतंत्रता सेनानी यासिर अराफात, वो भी वहीं पर थे। ठीक, तो लेखक फिर उनसे जब वो वहां पर होते हैं तो मिलते हैं कि हाँ भाई चलो ये तो इतने बड़े आदमी यहाँ पर मिल गए। तो उनके पारिवारिक और आत्मीय स्वागत किया गया लेखक का। जब भारतीय लेखक, जिनके साथ में और बहुत सारे लोग थे, लेखक थे, उनका दल अराफात जी से मिलने उनके दफ्तर पहुंचा, यानी कि उनके ऑफिस गया, तो वहां का माहौल किसी कड़क सरकारी दफ्तर जैसा नहीं था कि हाँ भाई गवर्नमेंट ऑफिस है एकदम, या फिर बहुत सारी चीजें वहां पर रुकी हुई है। नहीं, अराफात जी खुद दौड़ते हुए कमरे के बाहर आए,
उन्होंने एक एक भारतीय लेखक को गले लगाया और बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया, यानी कि बहुत ही सम्मान से स्वागत किया, वेलकम वेलकम ऐसे। ठीक है, वे भारत के लेखकों से ऐसे मिल रहे थे कि मानो कोई पुराना बिछड़ा हुआ भाई घर आया हो। उन्होंने ऐसा नहीं करा कि हाँ भाई लेखक है और एक फॉर्मल तरीके से स्वागत कर रहे हैं, नहीं, उन्होंने ऐसे मिले जैसे पुराना कोई उनका भाई आ गया हो। ठीक है, चाय और शहद का दिल छूने वाला प्रसंग। अब यहाँ पर लेखक एक घटना को बताते हैं, ये घटना इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, इसको समझना बड़े ही ध्यान से। ठीक है, अगर यासिर अराफात से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो अगर इसको लिख कर भी आ जाओगे ना इस वाले इंसिडेंट को, तो तुम्हारे मार्क्स बढ़ने के पूरे पूरे चांस है। ठीक, अब इसमें क्या बात है उसको आप समझ लो। औपचारिक बातचीत के बाद में चाय और शहद का जो एक प्रसंग है, इसको मैं समझा रहा हूँ आपको कि औपचारिक बातचीत हुई तो उसके बाद सभी के लिए नाश्ता और चाय लाई गई। ठीक है, खुद ही देखो आप कि नाश्ता आ रहा है, ठीक है, इंडियंस के लिए चाय आ रही है। भीष्म साहनी जी स्वास्थ्य कारण से, यानी कि इनको चीनी का परहेज था, तो इस कारण से अपनी चाय में चीनी नहीं मिला रहे थे। अब अराफात जी ने देख लिया कि यार ये तो चीनी नहीं खा रहे, तो इनकी नजर तुरंत लेखक के कप पर गई। उन्होंने किसी सुरक्षा कर्मी को या नौकर को आवाज नहीं दी कि हाँ भाई वेटर ये लेकर आओ या फिर जाओ साहब के लिए लाओ। वो खुद ही अपने हाथों से मेज पर रखा शहद का जार उठाकर लाए और बड़े ही आदर और मिठास के साथ भीष्म साहनी जी की चाय में खुद शहद मिला दिया। यानी कि वो इतने बड़े आदमी, आप खुद ही सोचो, उनके वहां पर वो गए, वो खड़े हुए, शहद लाए और शहद को इनको दे दिया कि भाई ये लो अपनी चाय में, इनकी में मिला भी दिया। ठीक है, इनको दिया नहीं, इनकी चाय में खुद ही मिला दिया। तो शहद मिलाते हुए उन्होंने बड़े ही दोस्ताना अंदाज में कहा कि भाई शहद सेहत के लिए बहुत उत्तम होता है। ठीक है, शहद सेहत के लिए बहुत उत्तम है और गुणकारी है, आप इसे ले लो। एक विश्व स्तर के, अगर आप खुद दिमाग लगाओ, इतना बड़ा आदमी उसके चाय के अंदर खुद ही शहद डाल रहा है और बोल रहा है कि ये सेहत के लिए सही है, इससे आपको नुकसान नहीं होगा। तो एक विश्व स्तर के राष्ट्र अध्यक्ष का ये छोटा सा व्यक्तिगत व्यवहार लेखक के दिल को पूरी तरह छू गया। ठीक है, आपके दिल को भी छू गया होगा कि भाई इतना बड़ा आदमी ऐसे ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, तो लेखक को ये वाली बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बताया कि उनके अंदर बिल्कुल भी घमंड नाम की कोई चीज नहीं है, कोई आडंबर नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो बड़े लोगों में होनी चाहिए। ठीक है, वो बड़े ही समान थे, छोटे लोगों से इस तरीके से बात कर रहे थे या दूसरे लोगों से जो उनके देश के भी नहीं थे उनसे भी ऐसे बात कर रहे थे जैसे वो उनके पुराने दोस्त हो। ठीक, अब आओ हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, जो है भारतीय महापुरुषों के प्रति अगाध श्रद्धा। ठीक है, अब ये वाली चीज कभी कभी आ जाती है पेपर में कि जो यासिर अराफात थे वो भारतीय जो सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी या महापुरुष थे, उनके बारे में कैसे सोचते थे। तो बातचीत के दौरान यासिर अराफात ने बेहद आदर के साथ में महात्मा गांधी और पंडित नेहरू का नाम लिया। उन्होंने भावुक होकर कहा कि फिलिस्तीन के लोग भारत को अपना दूसरा घर मानते हैं, क्योंकि जब पूरी दुनिया उनके संघर्ष के खिलाफ थी ना, तब भारत के जो नेता थे गांधी जी, नेहरू जी, इन्होंने हमेशा हमारा नैतिक और राजनयिक साथ दिया था। ठीक है, यानी कि जब सभी लोग उनके खिलाफ थे, दुनिया भर के लोग उनके खिलाफ थे, तब भी भारत के नेताओं ने उनका साथ दिया था। तो ये बात ये लोग बताते हैं, कौन बताते हैं? लेखक के साथ में, भीष्म साहनी जी के साथ में शेयर करते हैं यासिर अराफात जी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा पाठ का साहित्यिक विशेष, जिसमें बताया गया है कि इसकी भाषा बहुत ही ज्यादा सरल है और प्रभावमयी है। लास्ट में पाठ का मुख्य निष्कर्ष दिया गया है। ठीक है, निष्कर्ष में आपको यही बात देखने को मिलेगी कि भीष्म साहनी द्वारा रचित यह पाठ हमें जीवन की सबसे बड़ी सीख देता है कि कोई भी मनुष्य केवल बड़े पद, सत्ता या धन दौलत से महान नहीं बनता, बल्कि अपनी सरलता से, अपनी सादगी यानी सिंप्लिसिटी से, अहंकार नहीं करने से, अहंकारहीनता से और दूसरों के प्रति आदर भाव से अमर बनता है। विश्व राजनीति का केंद्र होने के बावजूद गांधी, नेहरू और यासिर अराफात के भीतर रत्ती भर भी घमंड नहीं था, यानी कि बिल्कुल भी घमंड नहीं था। ठीक है, और अब लास्ट में बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से इन तीन महापुरुषों के जीवन से जुड़े जो भी प्रसंग है उनकी सीख को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, पेपर में आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये चैप्टर हो गया है खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा।
इजी लैंग्वेज में मैंने बिल्कुल बताया है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी अक्षवाट के टेलीग्राम चैनल पर। साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे रखा है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। किसी भी तरीके की अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे किसी भी सब्जेक्ट में, कोई सी भी क्लास में, तो आप हमारे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। सारी चीज़ों के लिए जानकारी फ्री में दी जाएगी, किसी भी तरीके का चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।